हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 29th एंड 28th ऑफ मई। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास का ये स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहेगी। हम लोग 5 न्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस, मतलब ये जो यूएसए की सरकार एक्स्ट्रा लोन लेना चाहती है, जिससे यूएसए की सरकार जो गवर्नमेंट, जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम समझेंगे सारा इशू क्या है। सेकेंड न्यूज़ है, ये भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक से जुड़ी है। जर्मनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, दुनिया में फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी, जर्मनी ऑफिशियली एंटर कर चुका है रिसेशन। ठीक है, रिसेशन क्या होता है ये समझेंगे। थर्ड न्यूज़ है 28th ऑफ मई 2023 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर दिया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को। असल में ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अभी काफ़ी सारी और चीज़ें भी कुछ वीक्स और मंथ्स में रेडी होंगी। हाँ, ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जो रिसेंटली सिंगोल को इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया, वो क्या चीज़ है हम वो समझेंगे। फोर्थ न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है उड़ान 5.1 फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स। अब ये उड़ान क्या है, 5.1 हेलीकॉप्टर रूट्स, ये समझ लेंगे। और लास्ट न्यूज़ है टीपू सुल्तान स्वॉर्ड। ठीक है, तो टीपू सुल्तान काफ़ी एक फेमस रूलर थे। उनकी जो तलवार थी उसने एक ऑक्शन रिकॉर्ड क्रिएट किया है इन यूनाइटेड किंगडम। जो अमाउंट, जितनी अमाउंट के लिए जो तलवार है, ये जो स्वॉर्ड है वो बिकी है, वो है 14 मिलियन पाउंड। तो ये रुपीस वगैरह में कन्वर्ट करके कितना होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ पे। आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में यूएसए की जो सरकार है ना, उनके सर पे जितना कर्ज है वो टाइम के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक चीज है यहाँ पर, रेड में रिपब्लिकन्स की सरकार रही है, ब्लू में डेमोक्रेट्स की। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो रिपब्लिकन थे, तो आप देख सकते हो ये डोनाल्ड ट्रंप का टाइम है। उससे पहले बराक ओबामा डेमोक्रेट थे, बराक ओबामा का टाइम है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी यूएसए में, और बेसिकली यही दो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन। हर सरकार यूएसए की जाती है, वो अपने सर पे जरूर कर्जा जो है मतलब बढ़ाती है। आप ये कह सकते हो, एक बात होती है कि रिपब्लिकन इतना तेजी से नहीं बढ़ाते, डेमोक्रेट्स बहुत तेजी से पैसा बढ़ाते हैं। चलो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। पर यूएसए की सरकार बहुत सारा कर्जा लेती है, डेट लेती है। अब जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो लिमिट सेट की हुई थी ना, कि ऑलमोस्ट $32 ट्रिलियन से ज्यादा उधारी नहीं लेनी है, डेट नहीं लेनी, अब इस लिमिट को और आगे बढ़ो, हमको और पैसा चाहिए। देखो यूएसए की प्रॉब्लम क्या है, यूएसए की सरकार असल में इतना कमाती नहीं जितना वो खर्चा कर देती है। ठीक है, यूक्रेन को फंड देना, जो भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को अलग से पैसे देना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूएसए की सरकार जिससे बहुत ज्यादा खर्चा करना होता है। अब ये डेट क्राइसिस क्या है, डेट क्राइसिस ये है कि सरकार तो चाहती है कि भाई और हमको कर्जा लेने दो, पर ये पावर है वहां की पार्लियामेंट के पास, मतलब कि कांग्रेस के पास। कांग्रेस में अगर आप देखो, वहां पर जो रिपब्लिकन्स है, मतलब जो बाइडेन के जो ऑपोजिशन में बैठते हैं रिपब्लिकन्स, जो बाइडेन तो डेमोक्रेट है, जो रिपब्लिकन्स है वो कह रहे नहीं हम नहीं बढ़ने देंगे और कर्जा, या फिर हमारे हिसाब से चीजें करो। जो बाइडेन कह रहे नहीं हम तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर ये चीज ना हो पाई, अगर जो बाइडेन अपने हिसाब से ये जो $32 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा लेना ये ना कर पाए, तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि यूएसए की सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, समझते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने वार्न किया है कि यूएस डिफॉल्ट भी कर सकता है। डिफॉल्ट का ये मतलब है, अब ये 1 जून या अभी बोल रहे हैं कि 6 या 7 जून तक हम काम चला लेंगे। डिफॉल्ट का ये मतलब है कि क्योंकि देखो यूएसए की सरकार पहले भी तो इतने सारे लोन ले चुकी है। अब अगर इतने सारे लोन यूएसए की सरकार ने पहले लिए हैं, तो कुछ इनकी किश्तें भी वापस करनी पड़ती होंगी जिन जिन कंट्री से पैसा लिए। तो अगर यूएसए की सरकार को और पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो वो पुराने लोन्स के जो इंटरेस्ट वगैरह पे करने हैं वो नहीं दे पाएंगे, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो असल में जो उनकी कांग्रेस है ना, उसके 2 हाउस है। जैसे इंडिया में लोअर हाउस लोकसभा, वहां पर लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया में अपर हाउस राज्यसभा, वहां अपर हाउस है सेनेट। तो असल में जो उनकी पार्लियामेंट है ना, वहां पर मेजोरिटी आ चुकी है रिपब्लिकन्स की, और यही यूएसए के लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो यूएसए ने 1917 से ये कंसेप्ट शुरू किया था कि वो अपने जितना कर्जा ले सकते हैं मैक्सिमम, उसकी एक लिमिट लगा देते थे। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लिमिट इसलिए लगाई जाती थी कि कहीं सरकार बहुत ज्यादा भी पैसा उधार ना ले ले। पर आप देखो, अब बढ़ाते बढ़ाते ये लोग ऑलमोस्ट $32 ट्रिलियन पे तो आ ही चुके। $32 ट्रिलियन तो यूएस की इकॉनमी भी नहीं, इतना ज्यादा जो कर्जा है, इतना ज्यादा डेट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया क्या, ये हो यही गया कि जो
पार्लियामेंट में रिपब्लिकन्स है, उनके पास मेजोरिटी है और वो चाहते हैं कि अगर सरकार जो डेमोक्रेट्स की सरकार है, अगर वो और पैसा लेना चाहती है और कर्जा भरवाना चाहती है तो उनके हिसाब से भी काम करे। जैसे उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे, पूरी लिस्ट दी उन लोगों ने, ठीक है। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या चाहते हैं रिपब्लिकन्स, कैसे कैसे, वो सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक ना बिल्कुल एकदम फाइनल चीज़, अगर मान लो कोई डील नहीं होती है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 14th अमेंडमेंट है वो ये पावर देता है वहाँ के प्रेसिडेंट को कि वो अपने लेवल पे ही डेट सीलिंग बढ़ा सकते हैं, खुद बढ़ा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी जैसे मतलब एक अथॉरिटेरियन सिचुएशन बन जाएगी कि जो बाइडेन ने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करी, ठीक है, और मे बी ये इतनी अच्छी तरह से इसको रिएक्ट ना किया जाए, इतने अच्छे से इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जैसे आज तक सारे प्रेसिडेंट्स ने किया, जो बाइडेन भी यही कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट ही अप्रूव करे, पार्लियामेंट के साथ बातचीत हो जाए, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट ठीक से बैठे और ये चीज़ वहीं से अप्रूव हो जाए, ठीक है। पर आप ये देख सकते हो अगर फाइनल सिचुएशन भी खराब होती है तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है। चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। रिसेशन क्या होता है, जैसे देखो पूरा साल है, जैसे मान लो नॉर्मल एक कैलेंडर ईयर है, जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ। फाइनेंशियल ईयर थोड़ा इंडिया में थोड़ा अलग चलता है, वो शुरू होता है अप्रैल से, फिर दिसंबर तक जाता है, फिर अगला कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च। तो अगर आप देखो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इसमें जैसे 12 महीने कैलेंडर ईयर में, ऐसे 12 महीने फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम क्वार्टर्स कन्वर्ट करना चाहें तो एक क्वार्टर 3 महीने का होगा, तो पहला क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, मई, जून, दूसरा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर आपने कैलेंडर ईयर के क्वार्टर्स बनाने तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च से शुरू होंगे, उस तरह से, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे हम जीडीपी की ग्रोथ काउंट करते हैं ना, जीडीपी की ग्रोथ, तो जैसे दुनिया में कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी है, अगर वो जो इकोनॉमी है, हम बोलते हैं पूरे साल में उसने 7% की जीडीपी ग्रोथ दी पॉजिटिव में, या फिर मान लो किसी ने -2% की जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन दी, ये तो हम पूरे साल में देखते हैं। पर अच्छा हमको डाटा मिले इसके लिए हम क्वार्टर वाइज भी चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 5% की ग्रोथ, सेकेंड क्वार्टर में 4% ग्रोथ, इस तरह से भी करते हैं। अगर दुनिया में किसी कंट्री की इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे रही है या फिर जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, इसी को बोलते हैं रिसेशन। अगर आप देखो लगातार 2 क्वार्टर के लिए ऐसा हो रहा है तो 3 महीने प्लस 3 महीने मतलब 6 महीने, अगर लगातार 6 महीने के लिए दुनिया में कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में चला जाए तो इसको बोलते हैं रिसेशन। और इसमें से बाहर निकलने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको बस जल्दी से जल्दी पॉजिटिव में आना है, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव देनी शुरू कर दो, आप रिसेशन से बाहर आ जाओगे। 2020 में इंडिया भी रिसेशन में चला गया था, कोविड की सिचुएशन आई, पर हम थर्ड ही क्वार्टर में, 2 क्वार्टर हम गए नेगेटिव में, थर्ड क्वार्टर हमने अपने आप को पॉजिटिव किया और हमने अपनी सिचुएशन ठीक कर ली। तो जर्मनी एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है जो मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। उनके यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो उनकी जीडीपी ग्रोथ वगैरह देती है, तो उसने बताया कि -0.5 की कॉन्ट्रैक्शन, फिर -0.3 की कॉन्ट्रैक्शन, ये पहले मतलब ये एक क्वार्टर, फिर उसका अगला क्वार्टर, लगातार 6 महीने के लिए जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो चाहे नेगेटिव बहुत थोड़ा सा है, पर फिर भी देखो आप जीरो से नीचे आए, आप नेगेटिव एंटर कर गए, अगर लगातार 6 महीने के लिए ऐसा हो। और एक और प्रॉब्लम है कि ऐसा लग नहीं रहा कि जर्मनी बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा, अभी लग रहा है कि ये चीज़ जर्मनी में चलेगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिसेशन। तो रिसेशन क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे डाउन जा रही है और कोई साइन दिख नहीं रहा है कि जल्दी वो एकदम से ऊपर आएगी, या तो ना कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, एकदम प्राइवेट सेक्टर एक्टिव हो गया और एकदम से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, तो तुम कह सकते हैं कि चलो रिसेशन बस ऑन पेपर आया, ठीक हो जाएगा। और जर्मनी के केस में तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, वहाँ इन्फ्लेशन वगैरह की दिक्कत है, तो अभी तो जर्मनी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए तो मे बी रिसेशन में रहेगा, ठीक है। थर्ड न्यूज़, तो 28 मई प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। अब तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल अंदर में क्या कैसे बना, सारी पिक्चर्स रिलीज की गई, ठीक है। तो 28 मई प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है कि जो पूरा जैसे विजय चौक हो गया, फिर विजय चौक से कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, और इंडिया गेट से थोड़ा सा आपको यहाँ पे पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल मिलेगा, यहाँ पर विजय चौक से पीछे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। अब विजय चौक और इंडिया गेट के बीच में जो पूरा एरिया ना जहाँ लॉन्स होते थे, यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, ये सारा
पूरे इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, पार्लियामेंट वगैरह यहाँ कहीं बनी, इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसका एक पार्ट रेडी हो गया, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जस्ट बगल में पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये जो इनॉग्रेशन की गई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो यहाँ पर बात किया गया कि इंस्टॉल किया जाएगा हिस्टोरिक गोल्डन सिंगोल। असल में सिंगोल दिखता है कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आई होप ये जो पिक्चर्स वगैरह आई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने जो इनॉग्रेशन करी, तब आपने सिंगोल की पिक्चर देखी होगी। ऐसे एक रॉड स्टिक टाइप चीज होती है, उसका एक एंड इस तरह से दिखता है। ठीक है, चोला एम्पायर से जुड़े हुआ असल में एक ये कंसेप्ट है सिंगोल का। तो इसको स्पीकर की जो सीट है उसके जस्ट बिल्कुल बगल में इसको आपके लोग सेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो सिंगोल है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया की इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को, कल्चर हेरिटेज को, डाइवर्सिटी को। ठीक है, इस सिंगोल का मीनिंग इन तमिल होता है सेमाई। ठीक है, जिसका मतलब हुआ राइटरूनेस। ठीक है, कि मतलब आपके पास अब कंट्रोल है, या आपके पास ये पावर है, या आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि जिसके पास ये सिंगोल होगा, जो इसको होल्ड करेगा, जो पावर होस्ट करता है, उसको असल में ये आगे ऑफर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो चोला एम्पायर है ना, उस टाइम से ये चीज़ शुरू की गई थी कि जैसे एक राजा से, एक महाराजा से दूसरे राजा महाराजा को अगर पावर ट्रांसफर की जा रही है, तो ये जो सिंगोल है, ठीक है, इसकी एक छोटी सी सेरेमनी रखी जाती थी। जो चोलाज है उन्होंने रूल किया था पार्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका फ्रॉम 9 to 13th ऑफ सेंचुरी। वो अपनी मिलिट्री पावर, मेरीटाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस, इन सब चीज़ों के लिए जाने आते थे। तो उनके टाइम पे ये जो सेरेमनी होती थी सिंगोल की, उसको असल में रखा जाता था। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस की सेरेमनी से पहले ब्रिटिशर्स ने पूछा, जो उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने पूछा कि किस तरह से अब ये जो पावर शेयरिंग करनी है, क्या इसकी सेरेमनी रखी जाए। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के फर्स्ट बनने थे, जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा। उन्होंने आगे एक क्वेश्चन रख दिया अपने कंसल्टेंट को, राजागोपालचारी जी को, जिनको राजा जी के नाम से जानते थे। राजे ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि जिस तरह से चोला एम्पायर में होता था कि सिंगोल जो है वो प्रेजेंट किया जाता था, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो सिंगोल है प्रेजेंट किया था, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे जो सिंगोल है इसको लेकर आए थे, 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री से इस सिंगोल को लेकर आए थे। ठीक है, और इसको क्राफ्ट किसने किया था, उनका नाम लिखा हुआ है। बहुत ही एक फेमस ज्वेलर है। ठीक है, अभी भी ये जो ज्वेलर आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्राफ्ट किया था इस सिंगोल को। और उस टाइम पे भी एक बिल्कुल जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स वगैरह थे, उनकी एक पूरी टीम थी। और इस बार भी अगर आपने देखा हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक पूरी टीम थी जिनके अंदर ये पूरी सेरेमनी रखी गई। तो आई होप आप समझ पाए कि क्यों ये जो सिंगोल है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा, और क्यों इसको मतलब रिसेंटली यूज़ किया गया एक सेरेमनी में। ठीक है, चलते अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसको हेड कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उड़ान। देखो, उड़ान तो होता है उड़े देश का आम नागरिक, और रिसेंटली उड़ान 5 लॉन्च की थी, 5th फेज ऑफ उड़ान। उड़ान में हम करते हैं कि रनवे ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, जो एयरप्लेन के टिकट्स हैं उनको थोड़ा उसका प्राइस कम कर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि इंडिया में जो एकदम कॉमन लोग हैं, ठीक है, वो प्लेन से ट्रैवल कर पाए, उनके लिए भी पॉसिबल हो। अभी 5.1 क्या है कि इंडिया में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हेलीकॉप्टर्स के रूट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, हेलीपैड्स बना देना, इन हेलीकॉप्टर्स की जो राइड्स हैं उनके प्राइसेस सेट करना, ये सब यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है उड़ान 5.1। असल में 4 राउंड्स उड़ान स्कीम के अब तक हम रखे हैं। अब हमने 5th राउंड लॉन्च कर, उसमें 5.1 जो है वो बेसिकली है हेलीकॉप्टर राइड्स। तो 46 हेलीकॉप्टर रूट जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया गया है। अब आप धीरे धीरे अगर आप देखोगे, इंडिया में इतनी सारी जगह हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर रूट्स बन सकते हैं, पूरा हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, तो जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि उड़ान 5.1 में ध्यान क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो रूट्स हैं एयरप्लेन के, जो नए नए एयरपोर्ट्स हैं, उन पे तो ध्यान दे रहे हैं। अब हम हेलीकॉप्टर्स और उनकी जो रूट्स वगैरह, उन पे भी बहुत ध्यान देंगे अंडर उड़ान 5.1। ठीक है, आज की लास्ट न्यूज़ तो आप देख सकते हो, ये वो स्वॉर्ड की एक्चुअल पिक्चर है। टीपू सुल्तान स्वॉर्ड क्रिएट न्यू ऑक्शन रिकॉर्ड इन यूनाइटेड किंगडम। इसका जो प्राइस था वो था, जो पाउंड होता है, 14 मिलियन पाउंड। ठीक है, तो वॉज फाउंड इन दी प्राइवेट बेड चेम्बर एट हिज हैज ब्रोकन ऑल ऑक्शन रिकॉर्ड्स फॉर एन इंडियन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि लंदन में इसको रखा गया। असल में इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल जो है उसके अंदर ये जो स्वॉर्ड है उसका ये प्राइस लगाया गया। ये जो स्वॉर्ड थी, ये असल में टीपू सुल्तान का जो पूरा एक रूल था फ्रॉम 1782 टिल 1799, उस रूल के दौरान इस स्वॉर्ड को यूज़ किया गया था।
जो इस स्वॉर्ड है इसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उसको बनाया गया था, क्या मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया था, ठीक है। The sword was found in the private apartments of the Tipu Sultan, and the army of the East India Company presented it to Major General David Bede as a token of their high esteem of courage and conduct in the assault. तो बता रहे हैं कि इस स्वॉर्ड की पुरानी कहानी क्या थी, किस तरह से जो स्वॉर्ड है ये यूके पहुंची। तो इसका जो प्राइस है, ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना सेट किया गया था और फाइनली ये जो प्राइस है कितना यहाँ पर लगाया गया। तो अगर आप ये जो प्राइस है इसके बारे में हम बात करें तो कन्वर्ट करने के बाद ये प्राइस कुछ शायद मतलब 150 करोड़ रुपीस के आसपास का कुछ प्राइस लगा था, शायद 160 करोड़ ऐसा कुछ प्राइस था। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आपको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो बताया जा रहा है मैन्युफैक्चर्ड बाय द मुगल स्वॉर्डस्मिथ्स फॉलोइंग द मॉडल ऑफ जर्मन ब्लेड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। ये जो स्वॉर्ड है ये उस टाइम की एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड मानी जाती है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान रेफर्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर, एक इंडिया के मुस्लिम रूलर थे ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर, और उनके बाकी बर्थ और डेथ के बारे में यहाँ पे बताया गया। अगर आप पढ़ना चाहो बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज के इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप ये क्लास हमारे लिए यूजफुल थी। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।